नंबर 8 फ्रॉम द शीट पे जब आप जाते हैं आपसे कहता था 2 पॉइंट चार्जेस ईच क्यू आर प्लेस्ड एट 0 ए एंड 0 माइनस ए। ये आपके दो चार्जेस हैं 0 ए और 0 माइनस ए पर आपके प्लेस्ड है। क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई कर लीजिएगा और दूसरा जो है 0 0 प्रिंट है इसको मैंने कहा ध्यान से देखें इधर। ये आपकी एक्सेस और एक्सेस में आपका जो चार्जेस है आपका चार्जेस का प्लेसमेंट कहाँ है 0 ए समझ में आ रहा होगा। 0 ए कहाँ जाएगा ऑन दी वाई एक्सेस। ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ 0 ए। ऐसे ही एक और दूसरा आपका चार्ज प्लेस्ड है ये हमने मान लिया आपका कहाँ प्लेस्ड है 0 और माइनस ए। दोनों चार्जेस आपके क्यू एंड क्यू हैं। अब मैं आ गया क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये कहता है 2 चार्जेस ईच क्यू आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट्स। और इसके बाद आगे कहता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए जीरो। और आपको ए जीरो पॉइंट पर आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सर वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही अपनी तक है एक क्लियर बार नहीं आई नहीं रही। मैं अपने में देख लेता हूँ मुझे कैसी आ रही है। पहले अपने अपना पता लगा लेता हूँ। देखो मुझे तो बिल्कुल साफ साफ आ रही है। इसका मतलब आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे कि मेरे इस फ़ोन में दूसरे फ़ोन में बिल्कुल साफ वीडियो आ रहा है जो उसी से कनेक्टेड है। मेरा अंदाज़ा काफ़ी लोगों को आ रही होगी है ना। हाँ सर वॉइस तो आ रही है लेकिन क्या बाकी पार्टिसिपेंट्स की भी नहीं आ रही। ये ट्रबल सभी के साथ है केवल एक ही के साथ है। पहले ऐसा होता है कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्या किसी को। सर आ रही है क्लियर। वीडियो बेटा मेरा अंदाज़ा है कि वो मेरे इसमें आ रही वीडियो तो इसका मतलब मुझे अंदाज़ा है वीडियो सबको जा रही होगी क्योंकि मैं भी मोबाइल दूसरा फ़ोन जो मेरा कनेक्ट है मोबाइल नेटवर्क पे कनेक्टेड है। और चैट्स बता रही क्लियर ना आपका किसका नहीं आ रहा था। किसका नहीं आ रहा था वीडियो। आपको जो है नेहा नेहा तुम्हारा नहीं आ रहा है ना। तो हम बताएं तुम्हारी वॉइस भी टूट रही है मुझसे बात करने में। वो तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है आज तुम्हें मुझे लग रहा है थोड़ी देर बैठो नहीं आए तो फिर इसके बाद जो है इस क्लास का वीडियो डाल दूंगा ठीक है ना। वही करना पड़ेगा। ये दिक्कत तो आएगी काफी किसी किसी को। चले बाकी लोग मैं बताऊँ है। हाँ हाँ दोबारा रिकनेक्ट करके देख लो और नेटवर्क फिर भी ऐसे ही गड़बड़ रहे फिर छोड़ देना। फिर अभी मैं बता देना मैं इसका वीडियो सेंड कर दूंगा ठीक है ना। नहीं हुआ तो चले बाकी लोग देखें ध्यान से। मैंने कहा था 0 ए और 0 माइनस ए पे दो चार्ज हैं और आपका तीसरा चार्ज कहाँ प्लेस है। तीसरा चार्ज है आपका ए जीरो मतलब समझ में आ रहा होगा। ये कोऑर्डिनेट अपने लिए कितना हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए जीरो ऑन एक्स एक्सेस। सारे डिस्टेंस आप देखेंगे इस ओरिजिन से सारे डिस्टेंस आपके ए और ए ही दिए हैं। और एक्चुअल क्वेश्चन क्या था तब तो क्वेश्चन भूल गया सॉरी। क्वेश्चन था आपका कहाँ चला गया ये रहा। ये कह रहा था चार्जेस आपके मौजूद हैं 0 ए 0 और माइनस ए पर। अच्छा इंटेंसिटी निकालनी थी 0.0 ए पर। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो देखें ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप इंटेंसिटी निकालेंगे वो फिर आपका वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या जो हम ये भी क्या नाम कराता है रेक्टेंगल वगैरह क्वेश्चन स्क्वायर वगैरह क्या है वही क्वेश्चन फिर है। एक आपकी इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से आएगी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इट होगी। और ये आपका हमने मान लिया सपोज करो ये पॉइंट ए मान लिया तो एक आपका हो जाएगा ई ए। और ऐसे इस पॉइंट को मान लेता हूँ बी। एक आपकी इंटेंसिटी कहाँ जाएगी ये आपकी चली जाएगी ये आपकी हो जाएगी ई बी। अब ये और ई बी का आपको रिजल्टेंट निकालना होगा उसको बाद में निकालेंगे। पहले ई ए और ई बी देख लें कितने होंगे। जो आप ये इज इक्वल्स टू जाएंगे तो मैं के लिख देता हूँ फिर याद दिलाता हूँ 1/4πε0 को मैंने शॉर्ट में के लिख दिया। क्यू तो क्यू है ये आपका अपॉन आर। आर मतलब डिस्टेंस। बहुत ध्यान देखें कि आपको ये समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस आपका ए है ये डिस्टेंस भी आपका यहाँ से यहाँ तक का ए है। तो ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है डायगनल या कहा जाए हाइपोटेन्यूज कायदे से दोनों साइड आपकी ए एंड ए हो रही हैं। ए कोऑर्डिनेट ये है ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर भी है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। इसको हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। इसको हमें कोई
पाइथागोरस करने आने की जरूरत नहीं, ओरल निकल आएगा। कितना होगा, ये हो जाएगा आपका a√2 और a√2 का स्क्वायर। ये साइड समझ में आ जाती है, डायरेक्ट मैंने लिख दी a√2 की। 12th में वो पाइथागोरस अब डायरेक्ट लगानी पड़ेगी। पहला तो आ गया हमारा, कितना आ गया, हम कहते हैं आ गया KQ/a² और साथ में आपको मिलेंगे 2। ठीक, ऐसे जो आप EB जाएंगे, एक महान बात है, EB भी यही होगा, KQ/ डिस्टेंस विल बी सेम, दैट मीन्स a√2²। तो ये भी आपका हो जाएगा KQ/2a²। और जैसे ये दोनों हमारे कैलकुलेट हो गए फाइनल, अब आप फाइनल जाएंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में आप जाएंगे तो रिजल्टेंट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट यहाँ पर दो इंटेंसिटीज आ रही हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो E = मैं ले लेता हूँ √a² + EB² + 2EAEB और साथ में cos थीटा। थोड़ा सा अगर आप कहना सवाल करते करते अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर करेंगे तो सवाल आपसे तेज़ी से भी होंगे, समझ में भी आएंगे। ज़रा ध्यान देखें, EA और EB की वैल्यू सेम आ रही है, हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये EA² है, ये भी EA² है, और ये वाला टर्म भी मल्टीप्लाई हो गए EA² ही होना है। तो जो मैंने कहा था शॉर्ट कर सकते हो, कॉमन कर लो EA², यानी 1 + 1 + 2। अब cos थीटा, इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल होगा cos थीटा। थीटा आपके लिए होगा 90 डिग्री। अब मुझे कोई बताए मैंने 90 कहाँ से निकाल लिया, बता, मैंने दिया होगा ये 90, दोनों के बीच का एंगल, E1 और E2 के बीच का जो एंगल है, जिन लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है, मैंने क्या कहा, ये और EB के बीच का ये एंगल 90 होगा। मुझे सिर्फ इतना बताएं कोई आदमी 90 कहाँ से निकालवाना, मैंने बताया, कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बेचारा बता रहा। नहीं, परपेंडिकुलर तो है प्लेन पर। हाँ बताए बताए। पूरा एंगल 360 का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 90 90 90 आएगा उसमें। अरे तो 4 बराबर के पार्ट क्यों कर रहे हो, ये नहीं समझ में आया। अरे सर, एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हैं? सर एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। नहीं तो एक्सेस कहाँ है, ये है, EB है, ये दोनों परपेंडिकुलर कैसे कह रहे हो? परपेंडिकुलर माने 90, एक ही क्वेश्चन है, ये और EB 90 पे है या परपेंडिकुलर। तो ये और EB, ये जो नीला क्रॉस बना है, ये बीच का एंगल नजर आ रहा है या इस साइड नहीं नजर आ रहा हो तो इधर दिखा दूं, ये आपका ये और EB, ये बीच का एंगल 90 है। 90 कैसे हो गया, यही तो मेरा सवाल है, परपेंडिकुलर कैसे हो गई? क्योंकि सही कहा है, किसने कहा, ये 45 डिग्री सम अप करके 90। अब सही जवाब आ रहे हैं, अब सही कह रहे हैं आप। हाँ बोले, कोई और बोल रहा हो तो बोले। बोले चैट पर तो जवाब जिसने दिया है सही दिया है, ये दिया हुआ है दिव्या ने। दिव्या आपकी बात सही है, और ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये आपका ये साइड है और ये साइड है। जब दो साइडें होती हैं ऐसे ट्राइंगल आपके लिए कहलाते थे, क्या कहलाते थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों साइड सेम होने वाला है, ये एंगल आपका 45 होगा। और एक मजेदार बात है, ये जो एंगल है, ये भी एंगल आपका कितना होगा, 45। इसलिए दोनों का टोटल कितना होगा, 90। इसलिए मैंने कहा था भैया फिजिक्स यही तो खतरा हो जाती है, कई बार ज्योमेट्री लगती है बहुत छोटी सी। ध्यान जा रहा है, जब आप ये A और A साइड ले रहे हैं तो मतलब ये एंगल 45 हुआ इधर का। अच्छा, इधर भी नीचे वाले में भी ध्यान देखना, नीचे की भी दोनों साइड 45 है, तो इसका भी एंगल 45 होगा। तो टोटल 45 एंड 45, यानी टोटल पूरा कितना हो जाएगा, 90। अच्छा, 90 होने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। नहीं आया समझ में, क्यों? 90 होते ही ये टर्म 0 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गए, तो अंडर रूट में तो रह गया 2। तो मैंने कहा था ना, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, E = हो जाएगा EA कहाँ गया, ये रहा। तो ये कितना है आपका, KQ/2a²। चाहे इतना लिखा रहने दो, जिसे ज़्यादा दिक्कत हो कि उससे, तो एक काम करेगा, √2 से √2 कैंसिल कर सकता है, तो ऐसा भी कर सकता है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो इतना भी बना रहने दो, तो कोई दिक्कत
नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखें समझ में आया नहीं आया किसी को, ठीक। और एक किसी लड़की ने भी किसी एक क्वेश्चन में कोई पूछा था, शायद कुसुम थी या कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई हो तो अपना हम कहते हैं माइक अनम्यूट करके फुर्ती से क्वेश्चन नंबर बताओ, कोई डाउट पूछ रहा था किसी में। और ये ठीक है, आवाज़ में काम नहीं चलेगा तो वही चैट पे भेज दे। तुम लोगों के नेटवर्क ऐसे गंदे गंदे वाले हैं, फुर्ती से चैट पे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो। मैं एक मिनट इंतजार कर लेता हूँ। दिव्या का कहना है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन भी, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और लास्ट। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 क्या थे, पहले उनका पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 थे अपने लिए। अरे क्वेश्चन नंबर 11 हम कर देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, ये एक बहुत अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहले तो एक काम करें, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तभी आगे बढ़ेंगे। अपने को आगे फुल मैदान चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। और बेचारी नेहा का क्या हुआ, रिज्वाइन कर पाई नहीं कर पाई? चलो उसके लिए वीडियो भेजूंगा। चले ले लिया स्क्रीनशॉट, बाकी लोगों के लिए चलता हूँ। ध्यान से इधर देखें। क्वेश्चन नंबर दिव्या की तरफ से 11 और कुसुम तुम्हारे लास्ट वाले पे भी आएंगे ना। लास्ट वाले के लिए अभी हमने डेरिवेशन ही नहीं किया है, तभी उस पर आगे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंचते हैं। 11th क्वेश्चन है, आज चार्ज Q इज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बढ़िया, ऐसे हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा हम बताते हैं। और कह रहा है डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अरे Q1 एंड Q2 एंड दे बोथ प्लेस्ड एट डिस्टेंस R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 फॉर द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम बी मैक्सिमम। सबसे पहला फिगरेटिव दिखाते हैं। आपके पास एक बड़ा सा चार्ज है Q, इसके आपने 2 टुकड़े कर दिए हैं। 2 टुकड़ों में से एक है आपका, मान चले Q1, चलो Q1 भी कैपिटल ही लिख लेता हूँ, उस पर नहीं आ रहा शीट में क्या दिया है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल तुम जैसे दिए उस हिसाब से ले लेना। एक पार्ट Q1 हो गया, एक पार्ट Q2 हो गया। एक चार्ज को मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और दोनों चार्जेस जो हैं ये आपके Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पर रख दिए, R डिस्टेंस पर रख दिए। अब आपसे जानना चाह रहा है कंडीशन या वैल्यू ऑफ Q1, किस बात के लिए कि फोर्स, शॉर्ट में लिख देते हैं, फोर्स कितना हो, इनके बीच का फोर्स, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो जाए, इसलिए आप Q1 कितना लेंगे। ध्यान देखें, हम आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आंसर स्टार्ट हम करेंगे, द पार्ट्स आर Q1, एक पार्ट Q1 होगा, एंड दूसरा ध्यान देखना Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q माइनस Q1। नहीं आया समझ में? अगर ये 10 कूलॉम में और 10 कूलॉम में से ये टुकड़ा मैंने 6 कूलॉम रखा, तो आपको मालूम है चार्ज एडिटिव होता है, 10 में से 6 ये है, तो बचा हुआ कितना होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं द पार्ट्स आर Q1, तो दूसरा पार्ट आपका कितना होगा, Q2 इज इक्वल्स टू Q माइनस Q1। और अगर ये दोनों पार्ट में मुझे मिल जाते हैं, कोई मैसेज, ठीक है, और दूसरा पार्ट जैसे मैंने कहा ये आपका Q माइनस Q1 आता है, देन आपको एक बात समझ में आएगी, देन द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स आपका क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 डॉट Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फोर्स हो जाएगा। जब ये फोर्स हो जाएगा तो अब एक सिंपल सी बात देखें, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था हम यहाँ पर चलेंगे। चाहोगे तो उसको फिर आगे, चलो पहले एक बात देख लो फिर आगे जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। लास्ट ईयर आप जो है फिजिक्स में, नॉट इन मैथमेटिक्स, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, फिजिक्स में आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते थे, फंक्शंस। मैं याद दिलाता हूँ बायोलॉजी वालों को स्पेशली, क्योंकि बाकी जो मैथमेटिक्स वाले हैं तो फंक्शन लिमिट जाने क्या क्या पढ़ ही लेते हैं। फंक्शंस जो आप पढ़ते थे उनको हम सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताते थे कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू किसी और पर डिपेंड करती है, इफ़ द वैल्यूज ऑफ y आर डिपेंडेंट ऑन द x, देन y इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ x। जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सा फंक्शन कहा था, sin x इज फंक्शन ऑफ x, याद होगा।
साइन एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है। तो क्या ये बात याद आती है? अब याद दिलाता हूँ, इफ वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपको ध्यान आएगा इतना हमने सबने पढ़ा है फिजिक्स में, इसलिए मैं मैथमेटिकल बात नहीं कर रहा, मैथमेटिक्स वाले तो और भी बहुत कुछ पढ़ के आए। देन रेट ऑफ चेंज आपको याद था, ये होता था dy बाई डी एक्स। वाई फंक्शन ऑफ एक्स है का मीनिंग क्या है कि वाई की वैल्यू एक्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। अब कितनी चेंज होंगी, वाई की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो जाएगी, इसी बात को आप क्या कहते थे, द रेट ऑफ चेंज। इस डिफरेंशिएशन को आप यही पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू एक्स या डिपेंडिंग ऑन एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग होने वाला चेंज। जब एक्स के अकॉर्डिंग होने वाला चेंज होता है तो इसके बाद और एक चीज बताते हैं, ये याद रखिएगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू इट इज कॉल्ड मैक्सिमा ऑल्सो इन मैथमेटिक्स। तो आप मैक्सिमा वर्ड छोड़ें, हम तो बायो वालों के लिए चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना कहाँ पर होती है, जहां आपका डिफरेंशिएशन यानी dy dy अपॉन dx कितना हो जाता है, 0। अभी इस बात को मैथमेटिकल छोड़ें, कंसेप्चुअल जाएं। आप अगर चेंज करते जा रहे हैं तो कोई भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ माना जाएगा, मैक्सिमम यानी जहाँ चेंज होना बंद हो गया तभी तो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब ये जहाँ कोई चीज़ बढ़ना बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान के चले आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते कोई आदमी कितनी रोटियां खा रहा है, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, तो ये रेट ऑफ चेंज आपका बराबर चल रहा है। मैक्सिमम आप कहाँ मानेंगे, मैक्सिमम आप वहाँ मानेंगे जहाँ जाके आप बंद हो जाएंगे, बोले भैया 5, अब इसके आगे खाना बंद, यानी मैक्सिमम 5। तो मैक्सिमम की एक कंडीशन है, जो चेंज हो रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका बंद हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन याद रखेंगे मैक्सिमम के लिए। अब तुम कहोगे इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है, इस क्वेश्चन से इसका यही लेना देना है। फिजिक्स में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देखना, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। लाओ मैं रेड पेन इस्तेमाल करता हूँ। फोर्स आप देखेंगे ये के पर डिपेंड कर रहा है, के इज अ कांस्टेंट। ये डिपेंड कर रहा है चार्ज क्यू पर। एक बड़ी मजेदार बात आता हूँ, चार्ज क्यू कांस्टेंट है। ये चार्ज आपको दिया होगा वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। वो 10 कूलॉम दिया था तो 10 के 2 टुकड़े करोगे, 20 दिया होगा तो 20 के 2 टुकड़े करोगे, वो नहीं बदल सकते। टुकड़े बदल सकते हो, 10 कूलॉम दिया है तो 19 करो, 28 करो, 37 करो, 46 करो, ये वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट है। तो इसलिए मैंने कहा Q कांस्टेंट है, Q1 वेरिएबल है, वो दिख रहा है। अच्छा, R ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा ही है। ये दोनों R डिस्टेंस पर रखे हैं, R मतलब कुछ भी 6 मीटर पर रखे हैं। अब तुम बताओ फोर्स मैक्सिमम कब होगा, समझ में आ रहा है? तो गिवन R भी उसने क्या कर रखा है, R भी दिया हुआ है भैया, मैंने R डिस्टेंस पर रखे हैं, यानी ये आप नहीं बदलोगे। आप इसे 2R 3R 4R नहीं कर सकते। इट इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडीशन। तो जरा ध्यान देखो, फोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है ओवर द वैल्यूज ऑफ Q1। आप Q1 जैसा रखेंगे, छोटा या मोटा, उसी के अकॉर्डिंग आपका F हो जाएगा पतला या पतला, बड़ा या छोटा। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। Q1 के अकॉर्डिंग मैंने कहा F की वैल्यू चेंजेबल है, तो ये समझ में मेरी बात आ जाती है। और अगर ये है तो बस यही तो हम बात करते थे, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। साइन एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है या वाई की चेंज हो रही है, तो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एज फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, Q1, y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो हिंदी में नहीं लिखूंगा यार, तो का मतलब होता है देन फॉर मैक्सिमम फोर्स dy अपॉन dx, यानी कि ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0। ये मैंने इंटरकनेक्टिविटी कर दी, दैट्स ऑल। y डिपेंड कर रहा था x पर, फोर्स डिपेंड कर रहा है Q1 पर, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है। और दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब आप कहेंगे dy dq1। इसको मैं तसल्ली से अंदर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ k q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये होना चाहिए 0।
यानी आप अगली बार कह देंगे डी वाई डी क्यू वन, इतना नजर सॉरी एक क्यू वन छूट गया गलती से, ये आपका हो गया के क्यू वन। ध्यान देंगे के और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, कांस्टेंट है, इनको मैंने बाहर ले लिया, के और आर स्क्वायर कांस्टेंट थे, रेड मार्क कर रखे हैं, बाहर हो लिए। क्या बचेगा, Q1 का इंटू कर लो तो एक बार बचेगा Q1Q और माइनस Q1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इनका अपन ले रहे थे D अपॉन डी Q1। चलो इतने से इससे हो जाना चाहिए बस एक लाइन में, के बाई आर स्क्वायर तो ऐसे ही 0 हो जाएंगे। इनका डिफ्रेंशिएशन करो थोड़ी देर के लिए, Q1 को x मानो मन में, डी बाई डी एक्स ऑफ QX, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल होगा Q और माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था ना डी बाई डी एक्स मान लो मन में। क्या मैं कह रहा हूँ, जिनको दिक्कत हो वो क्या करेंगे, इस Q1 को काय की तरह ट्रीट कर लें, x की तरह ट्रीट कर लें, खत्म बात हो जाएंगे। देख ले ध्यान से, QX का डिफरेंशियल Q और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x यानी कि 2Q1 और इज इक्वल्स टू आपका दिया है 0, यानी आप कह देंगे 2Q1 बराबर Q, या कह सकते हैं Q1 बराबर, बाकी तो सब मनोरंजन था इधर वाला पार्ट, बस डिफरेंशिएशन आप देख लें। अब इस क्वेश्चन को आराम से देखें और मुझे बताएं, कोई डाउट हो तो पूछ लें, डाउट हो तो पूछ लें, उसके बाद स्क्रीनशॉट साथ में लेते आइएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गिवन वो शर्त एक बता दी है, डिफरेंशियल 0 होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज हम कई बार अदर क्वेश्चंस में भी करेंगे, इसलिए कहा ये जो अपने फर्स्ट सेकंड जो पार्ट है इनके न्यूमेरिकल्स ढंग से कर लेना। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, हर क्वेश्चन से कोई ना कोई नई चीज़, चाहे डिफरेंशिएशन, चाहे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, चाहे पेंडुलम का इक्विलिब्रियम, कहीं वेट का इक्विलिब्रियम, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलेंगी। बाद में जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं कंसेप्ट को कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं। रेफरेंस के लिए हमेशा बता देता हूँ, काम करो पेज पलटो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में चेक कर लेना, हमने ऐसा किया था, ख़त्म, वहाँ से रेफरेंस ले लो। इसलिए मैंने कहा यहाँ एक बार समझ लें। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ले लिया ना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था मुझे लग रहा है दिव्या का, शायद इसके जस्ट नीचे वाला, और उस क्वेश्चन को मैं तलाश लेता हूँ एक सेकंड में। ये क्वेश्चन आपको कौन सा नंबर था, दैट वाज दी, ओके, क्वेश्चन नंबर 8th और 9th थे, है ना। तो 2 पॉइंट चार्जेस, नहीं कौन सा था ये, और ये कहाँ चला गया, 11th और 12th 12th ही क्वेश्चन था ना दिव्या, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो मुझे इस समय शीट में दिख रहा है वह आपका, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो इसको तो वैसे ही कर देते हैं, सॉल्व भी नहीं करेंगे। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। एक्चुअली क्वेश्चन खिचड़ी है, खिचड़ी बोले तो इसमें आधा 11th है और आधा 12th है। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तुरंत याद आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0। ये कहा ना आधा 11th है आधा 12th है। और कह रहा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दी हुई है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और पार्टिकल दिया था आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक, अच्छा हाउ लॉन्ग इट विल टेक का मतलब होता है कितना टाइम लेगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक का हो गया t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ट्रेवल आर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है शायद, है ना। ट्रेवल आर डिस्टेंस, डिस्टेंस याद होगा ये हम लिखते थे s से, चूँकि 6 सेंटीमीटर दिया है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 6/100 मीटर। और ध्यान से देखो ये जो क्वेश्चन मैंने कहा था ना आधा 11th है आधा 12th, आपको इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, टाइम पूछा है, s निकालना चाह रहा है। इसका एक ही तरीका है, मैं इसको 11th वाले मेथड से करता हूँ, जल्दी समझ में आएगा।
यू एस और टी का मामला है, एक ही तरीके से सॉल्व होगा। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक मज़ेदार बात यह है अच्छी वाली कि अपना यू और टी जीरो है, मतलब यू ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, यानी आप यहाँ जैसी वैल्यू रखेंगे तो ध्यान देखना एस हो जाएगा आपका 6/100 इज इक्वल्स टू हाफ। ए मैं अभी छोड़ रहा हूँ, पता नहीं कितना है, टी स्क्वायर, टी मुझसे पूछा गया है। इसका मतलब अगर केवल ए मुझे पता हो जाए तो शायद मेरा काम निकल आए। तो ए मैं कहाँ से निकालूंगा, तो ध्यान देखना मैं यही 1 सेकंड में दिखा देता हूँ। इसने कहा था टोटल 11, तो उससे याद आएगा आपको ए अपना निकलता था हमेशा F/m, और ए एफ बाई एम से कैसे निकलेगा, क्योंकि अब 12th लगेगी इतनी देर बाद, और वो कहाँ लगेगी कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कितना होता है, बस चाहो तो ए रख दो। क्यू इलेक्ट्रॉन का मालूम है 1.6 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे ही रहा था शायद 2 इंटू 10⁻⁴। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये याद रखिएगा, बेहतर होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर आपने ये ए निकाल लिया तो आप इसको क्या करेंगे, बस हो गया, क्वेश्चन नहीं हुआ, इस ए को रख देना, कैलकुलेट कर देना, आपकी टाइम की वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत आएगी। तो अब कोई समस्या है इसको बताओ, बोले दिव्या, समझ में आ जाएगा कि नहीं आया? बोलो, समझ में आ जाएगा दिव्या? काम ठीक है, इसका भी एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें फुर्ती से। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो था उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाएंगे कुसुम, क्योंकि एक रिंग का क्वेश्चन है, और रिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकालनी बाकी थी। इन चैप्टर्स के हम लास्ट में निकालते हैं। अब एक काम कर लें, तो मुझे लग रहा है अब तो यार सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए, बचा कौन सा, ऐसा कोई है ही नहीं जो मैंने नहीं किया हो। तुमने सारे तो करवा लिए मुझसे धीरे धीरे, हैं? ठीक है, कर दिया इसका स्क्रीनशॉट। आए हम जो इसके आगे चल रहे थे इन क्वेश्चंस के अलावा, आपको ध्यान क्या होगा, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पहुंच गए थे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपने निकाला हुआ था, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोगों ने एक एक्सियल कंडीशन सॉल्व कर रखी थी। तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैं एक इक्वेटोरियल पोजीशन और आज सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वो भी याद देखना इसी पैटर्न पर बेस्ड है जो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या जो आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया था जो हर्ष ने पूछा था, चार्जेस हैं 0 और 0 पर इंटेंसिटी क्या होगी। एक मज़ेदार बात है, फिजिक्स में खासियत है, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है तो आपको बाकी सारी समझ में आती चली जाएंगी। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इसका एक दूसरा नाम हम रखते हैं, ध्यान देखना, ये कहलाती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एंड अनदर नेम इज द ट्रांसवर्स पोजीशन। इन सब का मीनिंग आप देखेंगे अल्टीमेटली एक ही होता है, और एक कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें दिखाता हूँ। फिर से जाएंगे, कोई डाइपोल है आपके पास, दीज आर द टू चार्जेस। चलो थोड़ा और बड़े से बना दूँ तुम्हें नजर आए साफ साफ, एक तो ये भी दिक्कत हो जाती है। ये मैंने कहा लेट इट बी माइनस क्यू, ये हमने मान लिया लेट इट बी प्लस क्यू। पॉइंट्स हम मान लेंगे ए एंड बी, ये इनकी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, दैट इज द सेंटर ओ। और हमेशा की तरह देयर आर द टू हाफ्स ए एंड ए, और ए एंड ए अगर आपके हाफ्स हैं तो फिर अब आपको जो पॉइंट लेना है वो पॉइंट आप कहाँ लेते हो जाएंगे, ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। टाइम चेक करना बच्चे कितना है, चल 5-7 मिनट आराम से बकाया है, संभवतः इतने में हो जाएगी, नहीं होगी तो 1-2 मिनट के लिए हम दोबारा रिज्वाइन कर जाएंगे। ये देखें ध्यान से, ये जो आपकी पोजीशन है इक्वेटोरियल कहला रही है, बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग द पॉइंट ऑन इक्वेटर। ये कहला रही है ब्रॉड साइड पर पॉइंट है, ये पॉइंट कह रहा है ट्रांसवर्स। ध्यान है पिछली बार का पॉइंट हमने लिया था लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ, तो हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स। अब बस छोटा सा दिमाग का इस्तेमाल करो,
फिर पिछली बार की तरह या जो आज ही न्यूमेरिकल किया है, जो मैंने कहा हर्ष ने वह का नाम भी ले रहा हूँ, 0a 0 - a वाला दिख रहा होगा। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे देयर विल बी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तभी तो कहा न्यूमेरिकल करो, अपने आप डेरिवेशन सारे हो जाते हैं, या डेरिवेशन ही ढंग से कर लो तो न्यूमेरिकल हो जाते हैं। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ध्यान देखना, या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी। अब कहाँ कहाँ आएंगी वो हमें डायरेक्शन चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले माने चलता हूँ, चलिए पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम है, ये होता है अपोजिट टू द या अवे टू द चार्ज। तो ये हो गई आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पॉइंट बी है, इसलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ ई बी। अब ऐसे ध्यान देखें, एक आएगी नेगेटिव चार्ज की, लेकिन एक मजेदार बात है, नेगेटिव वाले की होती है टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये तो पढ़ चुके हो ना, कल अपन वो एक रेक्टेंगल स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी कर रहे थे। नेगेटिव चार्ज का टुवार्ड्स द चार्ज हुआ और ये अवे फ्रॉम द चार्ज हुआ, ये हो गया आपका ई ए। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, खत्म हो गई कहानी। अब मुझे केवल इनका रिजल्टेंट ही निकालना है 1 मिनट के अंदर। ये डिस्टेंस मान लूंगा आर है, ये एंगल मान लूंगा थीटा है, खत्म कहानी। जो पिछली बार कर रहे थे या जिस वे में न्यूमेरिकल कर रहे थे सेम हम क्या लेंगे, शॉर्ट में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। अभी मत कहना पी कहाँ है, ये रहा ना पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, कितना आएगा, मॉड वेक्टर ये इज इक्वल्स टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। देखें ध्यान से, माइनस क्यू से डिस्टेंस है। सिंपलिसिटी के लिए मैं हमेशा सिंपल वे में पढ़ाने के लिए जाना जाता हूँ। क्या मैंने लिख दिया ए पी स्क्वायर, और ए पी स्क्वायर जब करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी का मतलब कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाओगे, आर स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपका ए पी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे आपका मॉड वेक्टर बी जो ई बी आप निकालेंगे, ये कितनी आएगी, ये आपकी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। ये अपने लिए कितना हो गया बी पी स्क्वायर। एक सबसे अच्छी बात अपने लिए जो है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, भैया ये डिस्टेंस भी उतना ही है, ये भी हाइपोटेन्यूसी है और हाइपोटेन्यूसी है, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आज का आखिरी काम जो आप बताएंगे रिजल्टेंट फील्ड, और आपको समझ में आएगा मैं क्यों कहता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मेन है सिखाता हूँ, सीख रहे हैं तो बेहतर है। रिजल्टेंट फील्ड पे आप जाएंगे, मॉड वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, यही आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो इधर, अभी तुमसे नहीं कहा था 12th में हो, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। ई ई बी जरा ध्यान से देखो, नहीं देख रहा, ई ए और ई बी एक ही है। आप क्या कह सकते हैं, मॉड ई ए इज इक्वल्स टू कितना है, मॉड ई बी आ रहा है, दोनों वैल्यू एक ही आ रही हैं, डायरेक्शन अलग है पर वैल्यू एक ही है। इसका अलग है, कोई डाउट पूछो कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, ओके, यहाँ मैंने अंडर रूट लगा दिया हुआ, ठीक, सही कह रहे हैं आप, सही ना, ये आपने सही हो गया। तो मैं जो बात कर रहा अब ये क्लियर हो जाता है, कुछ नहीं करना, ये ई बी एक ही है, सब ये स्क्वायर ही हो जाएंगे, डायरेक्ट ये कॉमन ले लो। ये पिछले क्वेश्चन में भी तो ध्यान गया होगा, यही कर रहा था। क्या बचेगा 1 + 1 + 2 और कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा भी लिखा रहने देता हूँ और आगे बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा आपका ई ए √2 प्लस, अब ध्यान से देखो इस थीटा को, इस थीटा के लिए हम हल्का सा डायग्राम पे निगाह मारेंगे, जैसे पिछली बार कह रहे थे कितना टाइम है, ठीक है, मीटिंग अगर अचानक खत्म हो जाए तो हम बताएं, दोबारा रिज्वाइन कर लेना, मुश्किल है 2-4 मिनट का काम बचा है, दोबारा मीटिंग में अपन 3 से 4 मिनट से ऊपर नहीं चलेंगे। सवाल आता है ये एंगल कितना होगा, और अब की बार 90 बता देना, पिछली बार की तुक्का मार के ध्यान देखना, ये 90 नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मान के चल रहे हैं ये एंगल थीटा है और ऐसे ही मैं सपोज कर लेता हूँ ये एंगल भी कितना है थीटा, तो आपको फिर ज्योमेट्री की तरफ लेके चलता हूँ। एक हमने थ्योरम पढ़ी होती थी,
द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, देख लो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इनको थीटा मान लेता हूँ तो ये टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इस पी को हटाओ, कहाँ घुस गया बीच में, ये एंगल हो जाएगा अपना 2 थीटा। और अगर ये 2 थीटा होगा तो बस देखो ध्यान से सॉल्यूशन, ये हमने लिखा था, ये हमने लिखा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 थीटा और ये आपका एंगल हो गया 2 थीटा। बस जो लास्ट स्टेप कर दिख रहा है 1 + 1 आपके 2 हुए, ये 2। अरे चलो एक काम फिर से करना पड़ेगा क्योंकि 1-2 बायोलॉजी वाले बैठे होंगे। जो आपको काम करना पड़ेगा छोटा सा, वो यहाँ बताता हूँ। ये किसके लिए बताऊंगा, बायोलॉजी वालों के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है 11th मैथ्स का, और वो मैं लिख देता हूँ cos 2 थीटा, ये इज इक्वल्स टू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरा अंदाजा अनमोल सही के आदमी को तो वैसे ही याद होगी, सही कह रहा हूँ क्या अनमोल है, अनमोल है कि भाग गया, बोले चेक करनी पड़ेगी अटेंडेंस। अनमोल सो गया क्या अटेंडेंस देके कहीं नजर आ रहा था जा रहा, भाग गया। चले काम करें, जो मैंने आपसे कहा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखिएगा। ये 2 cos थीटा की जगह आप कितना रख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रख दो आराम से, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट आ जाओ 2 + 2 2 2 जा 4 यानी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। चलो रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं मुझे लेने के लिए। तो लास्ट आपका हो गई खत्म, 2 and 2 खत्म। तो आपका ये निकल आएगा मॉड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू ई ए डॉट 2 cos थीटा, और अगर वैल्यू रख दोगे ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू में रखता हुआ जा रहा हूँ, कितनी हो जाएगी Q/, वीडियो के अंदर कितना रख दिया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये जो वैल्यू थी कहाँ से लाऊं, इधर से लाता हूँ, ये है ये 2 cos 2 थीटा, इसलिए मैंने रख दिया 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। टोटल हो गया 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 × 1 -2। सो ये आपके 2 और 2 खत्म। 4 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट दिख रहा होगा 2 cos थीटा, और इसी समय अपनी कहीं मीटिंग बंद हुई थी 1-8 सेकंड के अंतर से। तो बस लास्ट काम ये ध्यान देखें, ये की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी, ये जो लेफ्ट में हमने निकाल रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² + a स्क्वायर करती हुई ये रख दी, और क्या है साथ में 2 cos थीटा 2a रख दिया। अब बचा केवल cos थीटा। cos थीटा के लिए काम करें, फिगर पे आ जाए, फिगर नजर आ रहा है cos थीटा वाला, अगर फिगर नजर आ रहा है तो देखो cos थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दिख रहा होगा, बेस है आपके लिए ए दिख रहा है, मैं बेस पे साफ हाथ फिरा रहा हूँ, मेरा अंदाजा नजर आ जाना चाहिए। बेस आपका ट्राइंगल का ए है, और हाइपोटेन्यूज तो 2 बार वैल्यू निकाल चुके हो, इसलिए इसकी में तो कोई शंका ही नहीं। तो ध्यान देखो, जैसे मैं cos थीटा की वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू में रखूंगा ए बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस डेरिवेशन। यानी आपका मॉड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहे। और फिर पिछले टर्म्स की एक महान बात याद दिलाते हैं कि आपको ध्यान है ये चीज़ Q.2a ये हुआ करती थी अपने लिए डाइपोल मोमेंट P, लेंथ इंटू चार्ज। इसको भी छोटा छोटा अपन यहाँ लिखते हैं, ये हो गया P, और जरा नीचे निगाह डालें r² + a स्क्वायर की पावर 1, r² + a स्क्वायर की पावर 1/2, 1 and 1/2 टोटल मिला के हो गई 3/2। तो ये हुआ हमारा r² + a स्क्वायर पावर 3/2। तो ये मेरा हो गई कहानी मॉड वेक्टर ई की। ज़्यादा हो तो यूनिट लिख दूंगा न्यूटन पर कूलॉम,
आखिरी एक काम बच गया, लोग कहेंगे इसका डायरेक्शन कहाँ है। कोई बात नहीं, उस डायरेक्शन का भी हम अज्ञात पता लगाते हैं। डायरेक्शन देखोगे तो देखो ध्यान से, डायरेक्शन क्या तुम्हें दोनों ये नज़र आ रहे हैं। जब आप इनका जो है पैरेललोग्राम बनाएंगे, ऐसे बनाओगे ना, दो का रिजल्टेंट ऐसे ही निकलता है, रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकला है। तो ये ए और ई बी, और इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, तो ये रहा इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखो किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब इधर किधर जा रहा है, इधर कहाँ बताओगे यार, तो इधर मतलब ध्यान देखो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। और अगर बाय द वे संयोग से आप में से किसी आदमी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद है, तो डाइपोल मोमेंट आपसे बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये ध्यान देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव भाग रहा है, यानी इसी डायरेक्शन को हम और एक तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। और अब एक लास्ट कहानी छोटी सी पिद्दी सी, और पिद्दी सी कहानी इसी बात के लिए कि इफ डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल इज स्मॉल शॉर्ट, कुछ भी कह सकते हैं, ये ध्यान जाएगा। पिछले में भी हमने लिया था ए इज़ वेरी लेस देन आर, आपका लेंथ कैसी हो, बहुत छोटी हो, तो आपसे तब भी कहा था, क्या कह दिया था, नेग्लेक्ट ए स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे देन मॉड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, और देखो ध्यान से कुछ मत करो, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट करो, ये तो गायब हो गया, स्क्वायर और 3/2 2 कैंसिल होंगे और आपको सीधा मिल जाएगा। तो ये आपका कब काम में आ जाएगा, जब आपका डाइपोल होगा एक छोटा सा। अब एक महान बात बता देते हैं, उसको मेरा ध्यान से सुनिएगा। कल प्रातः काल हम जो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, वो डेरिवेशन होगा आर्बिट्रेरी कंडीशन ऑफ द डाइपोल, और ये डेरिवेशन आप तभी समझ पाएंगे जब आप आज रात में एक्सियल पोजीशन, जो शायद हमने कल परसों पढ़ी थी, क्योंकि कल तो शायद शाम की क्लास हम लोगों ने ली थी, उस डेरिवेशन को और इस डेरिवेशन को आपको दो चीज़ें मालूम होंगी। नंबर 1 आपको ये याद होगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल इंटेंसिटीज़ कितनी होती हैं, P/r³ और 2P/r³, और उनके डायरेक्शन क्या होते हैं, अलोंग द डाइपोल मोमेंट या अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। अगर आप ये याद रख के चलेंगे तो कल सुबह जो हम नया डेरिवेशन करेंगे वो टोटल इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, यहाँ विराम लेते हैं, कल सुबह आपके लिए डाइपोल का टॉपिक हम लगभग एंड कर देंगे। ठीक है, चल।